वाजपेयी जी आशुतोष नहीं ठीक है। जफर इस्लाम ने जो आरोप लगाया ना, आशुतोष उसी पर चुटकी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर इतना ही देश विरोधी काम राहुल कर रहे हैं तो गिरफ्तार कर ली जाते हैं। देश विरोधी काम है ना, छुट्टियों पे गए, छुट्टियां बनाओ, ये उधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? अपने जाओ, थाईलैंड जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, भाई छुट्टियां बिताने गए हो ना, तो बनाने थोड़े गए। हाँ, और काय के लिए गए? ये गलत काम, छुट्टियां करने गए हो, अपने घूमिए फिरिए, मौज करिए। देखिए ये नहीं, आप इसको सीरियस तरीके से लीजिए। सवाल ये है कि 140 करोड़ जनता के देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आप व्यंग क्यों करेंगे, और वो भी विदेश की धरती पे क्यों करेंगे? देखो राजनीति अलग है, पॉलिसी क्रिटिसिज्म अलग है, और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर व्यंग करना एक अलग चीज है। ये गंभीर मामला है, और बार बार करोगे, कभी देश के खिलाफ करोगे, कभी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ करोगे, ये तो देखो, ये कोई इसको अप्रिशिएट तो करेगा नहीं। लोग क्या करते हैं, घर की बात घर में रखते हैं और बाहर जाके शो करते हैं कि नहीं जी हमारे घर में तो सब शांति है, सब अच्छे लोग हैं, सब बढ़िया है, कोई परिवार में डिस्प्यूट नहीं है। अभी आशुतोष ने बताया पीएम खुद जाकर पहले बोलते थे, पीएम ने क्या बोला? 14 से पहले तो हिंदुस्तान में शर्म आती थी। अब वही बात, वो हमने किसी पे व्यक्ति पे तो नहीं, उनका पॉलिसी ना हमने क्रिटिसाइज की, ना कोई व्यक्ति पे हमला किया। ये तो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पे सीधा हमला है, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पे सीधा हमला है कि नहीं है? ये बताइए मुझे कि भगवान को बिठा लो और उनको बिठा लो तो वो भगवान को भी समझा देंगे। पर लेकिन प्रधानमंत्री तो एक राजनीतिक पद है ना वाजपेयी जी, पर देश का प्रधानमंत्री है ना किसी पार्टी तो का। राजनीतिक आरोप तो लगाए जा सकते हैं ना। राजनीतिक आरोप लगाइए, व्यंग्य क्यों करेंगे? राजनीतिक आरोप लगाइए, तो राजनीतिक व्यंग्य तो है वो, उसमें भी सीमाएं हैं। अब अगर आप ये कहेंगे कि देश में संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, तो ये आरोप बहुत गंभीर आरोप है। ये ऐसे आरोप आप तो ये तो नया आरोप तो है नहीं, ये तो 5-7 साल से लग रहा है। तो क्यों लग रहा है? बार बार रिपीट करते रहोगे। देखो हकीकत क्या है, राहुल के दिमाग में फ्रेमवर्क में क्या चल रहा है? फ्रेमवर्क में ये चल रहा है कि किसी तरीके से कोई मुद्दा मोदी और बीजेपी और सरकार के खिलाफ चिपके। ये है उनके दिमाग। पर नैरेटिव तो सेट कर रहे हैं, वो हो तो नहीं पा रहा, जनता तो अप्रिशिएट नहीं कर रही, यही तो दिक्कत है। अभी देखिए चुनाव भी जीत रहे हैं वो। पेगासस देखो पहले लगाया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद पेगासस खत्म हो गया, अब दोबारा से पेगासस लाने की कोशिश कर रहे हैं। रॉफल लगाया, वो भी खत्म हो गया ना। अडानी लगाया, अडानी का कितना शोर अभी बचाया। आज फिर से बोल रही है कांग्रेस, कह रही है नई पार्लियामेंट में जाकर हम अडानी का मुद्दा उठाएंगे। नहीं छोड़ेंगे। आप अपना 84 वाला मुद्दा उठा लो ना, जो 84 वाला क्यों नहीं उठाओगे? कोई चीज की सीमा होती है, जब सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग गया तो उसके बाद उसमें क्या बचेगा? क्या ठप्पा लग गया? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, आप उसको टेक्निकल चीज नहीं कहेंगे। ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर जो हो गया कोर्ट का वो ऑर्डर एज इट इज माना जाएगा। उसमें आप मीन में या तो उसकी अपील करके सेटिस्फाइड कराइए या उसका रिव्यू करिए। यही परंपरा है, यही कानून है, यही संविधान है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं विदेश में जाकर राहुल गांधी को अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए कि हम अच्छी मतलब देश को या प्रधानमंत्री को बदनाम नहीं करेंगे। अच्छी बातों का हम ये थोड़ी कह रहे हैं आप जाके बटरिंग करिए या उनको वो करिए, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि बदनाम करने से बचा जाएगा। देखो सब मतलब राजनीतिक आरोप विदेश में ना लगाएं राहुल, आप ये कह रहे हैं? प्लेटफॉर्म बना हुआ है, पार्लियामेंट में बोलिए ना। हिंदुस्तान में बोले, इन्होंने क्या कहा कि डिस्क्वालीफाई कर दिया। अरे भाई डिस्क्वालीफाई लॉ के तहत ही हुआ होगा ना, और अगर गलत है तो उसको चैलेंज करके ठीक कराइए कोर्ट से। कोर्टें काम कर रही हैं आशुतोष, लेकिन यह तो सच है कि कोई भी विदेशी नेता हिंदुस्तान में आता है वो अपनी घरेलू राजनीति का मुद्दा यहां नहीं उठाता कभी भी। बहुत कम ऐसे नेताओं को हमने सुना होगा जो विदेश में जाकर ये मुद्दे उठाते होंगे। ये हिंदुस्तानी नेताओं का ये ट्रेंड क्यों शुरू हो गया है? मानक जी पहले तो देखिए वाजपेयी जी की बात को गंभीरता के साथ मत लिया करिएगा। 2014 के पहले मनमोहन सिंह के साथ मनमोहन सिंह को डिफेंड करते थे, उसके पहले वाजपेयी जी को डिफेंड करते थे, उसके पहले एच डी देवेगौड़ा को डिफेंड करते थे, उसके पहले पीवी नरसिम्हा राव को डिफेंड करते थे। तो अभी 2024 के बाद किसको डिफेंड करेंगे मुझे नहीं मालूम। तो मैं इनकी बात को कभी गंभीरता के साथ नहीं लेता। हाँ, लेकिन एक बात जरूर मानता हूं कि रामविलास पासवान अकेले कैबिनेट मिनिस्टर थे जिन्होंने 2002 के दंगे के बाद नरेंद्र मोदी के मामले को लेकर इस्तीफा दिया था, और इसी वजह से मैं रामविलास पासवान की इज्जत करता हूं। उन्होंने इतनी हिम्मत कम से कम दिखाई थी। लेकिन उसके बाद उसके बाद उन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल भी हो गए थे। तो मैंने कहा ना, अब इसके ऊपर आप इसीलिए तो उनको मौसम विज्ञानी का भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको स्वर्ग बख्शे, मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूं। लेकिन आशुतोष ये तो देखिए, इस पर तो विश्लेषण आपको भी करना पड़ेगा कि सिर्फ हिंदुस्तान के नेता ही विदेश में जाकर क्यों अपनी घरेलू राजनीति की बात करते हैं और कोई नेता नहीं, ये बीजेपी का फैलाया हुआ नैरेटिव, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। अगर राहुल गांधी का एक शब्द ऐसा नहीं है जो देश के खिलाफ हो। नहीं, और अगर देश के खिलाफ नहीं कह रहा मैं, चुनौती देता हूं।
मैं नहीं, तो नहीं, मानक आशुतोष, एक सेकंड, चुनौती देता हूं बीजेपी को। अरे नहीं, अगर मैं राहुल दूसरी गांधी बात कह देश रहा हूं। के खिलाफ बोल रहे हैं देश तो उनको अरेस्ट करिए ना। अरे फिर मैं देश के अरेस्ट खिलाफ, करिए उनको। मैं देश के खिलाफ है या नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं नहीं, अपनी घरेलू राजनीति के मुद्दे विदेश में अरे भाई- जाकर उठाने का ये ट्रेंड भाई- किसी और देश में क्यों नहीं दिखाई देता? भाई अभी जफर साहब ने आपके टीवी चैनल में क्या बोला कि वो देश की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने का काम कर रहे हैं। इससे घंघोर आपत्तिजनक काम कौन कर सकता है? कोई देशद्रोही ही कर सकता है। और अगर उनको जो बात उन्होंने कहा है, अगर दिल पर हाथ, और वो इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे, इसलिए मैं उनकी बात पर 100% यकीन करता हूं कि जो बात जफर साहब कह रहे हैं, अगर ये काम अगर पात्रा कहते तो मैं नहीं मानता। लेकिन चूंकि जफर इमाम इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहे हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्लाइमेट को समझते हैं, इसलिए उनकी बात को मैं गंभीरता के साथ लेता हूं। इसलिए राहुल गांधी को दिल्ली आते ही गिरफ्तार करना चाहिए और उनके खिलाफ एनएसए लगाना चाहिए। जफर इस्लाम बोलिए। 4 साल तक उनको बेल ना मिल पाए। एक सेकंड। अच्छा, हाँ, वाजपेयी जी पहले बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद जफर इस्लाम। देखिए- वाजपेयी जी देखिए, बोलिए। ऐसा है, ये ऐसा कौन सा नेता है देश का जो यूपीए में ना रहा हो या एनडीए में ना रहा हो? एक नाम बता दें आशुतोष जी। सब लोग इधर भी रहे और उधर भी रहे। नंबर वन राहुल गांधी स्वर्गीय रामविलास पासवान नरेंद्र जी मोदी एक की ऐसे कैबिनेट में नेता नहीं है थे ना। कि जिस गवर्नमेंट में रहे, नरेंद्र मोदी की कैबिनेट उस में नरेंद्र गवर्नमेंट मोदी में राहुल गांधी की गरीब गुरबा कैबिनेट को डिफेंड किया है। इस गवर्नमेंट मानव में जी। आप याद करिए आशुतोष जी, SC/ST बिल पे अगर किसी ने स्टैंड लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया। सरकार में रहते हुए सरकार में रहते हुए अरे भाई, उन्होंने खुटा कर मैं तो दिया था, आपकी उसको तारीफ ठीक कर रहा हूं कराया। वाजपेयी जी। देखिए, मैं तो दोनों आपकी स्वर्गीय तारीफ कर रहा हूं। स्वर्गीय क्योंकि जब रामविलास बीजेपी पासवान के जी नेता, के मान सम्मान में कोई क्योंकि भी जब बात यशवंत सिन्हा कहना ने बिल्कुल यशवंत सिन्हा ने गलत जब होगा। ये बात सही अब ये है। देखिए, एक आशुतोष सेकंड, एक सेकंड, एक आशु वन सेकंड, सेकंड, वन एक सेकंड। सेकंड, अबे भाई एक एक सेकंड सेकंड, रुकिएगा, एक एक सेकंड, सेकंड, एक सेकंड, बस एक सेकंड रुकिएगा। मैं बस इसमें 2 लाइनें कहना चाहता हूं। वाजपेयी जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने और मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट, बल्कि कांग्रेस भी कहां, शिवसेना को गले लगा लेती है, बीजेपी पीडीपी से मिल जाती है। कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी मेरे ख्याल से जिसने एक्सट्रीम राइट से और एक्सट्रीम लेफ्ट तक का रास्ता तय ना किया हो। कोई लीडर मानव भी जी। ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मानक जी एक सेकंड, बस एक सेकंड बोलिए, अबे ये तो बोलिए। बात कह करके हाँ ये बात वाजपेयी जी आपको शुभकामनाएं अग्रिम। आशुतोष जी की बात पर उन्होंने 100% मोहर लगा दी। ये कहकर कि ऐसा कोई नेता बनाओ, मतलब ये संभावनाओं के द्वार खोल लिए 2024 के लिए वाजपेयी। तो आपको तो खुश होना चाहिए। इसीलिए तो खुश है। जफर इस्लाम बोले। जफर इस्लाम, आशुतोष कह रहे हैं राहुल गांधी को गिरफ्तार करिए। देखिए, वैसे बेल पे गिरफ्तार तो हो ही जाना चाहिए था, उनको बेल पे है फिलहाल, और उनको होना ही चाहिए। एक दिन ऐसा दिन आएगा जब जो दस्तावेज आज उनके खिलाफ है उसके बेसिस पे वो तो जरूर जाएंगे जेल के अंदर। लेकिन ये काम जो है कोर्ट कचहरी का, उसके बारे में बाद में टीका टिप्पणी करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आप हकीकत देखिए, जब भी कोई, और राहुल गांधी जी कोई ऐसे परिवार से नहीं आते। राहुल गांधी जी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके परिवार के हिंदुस्तान का नाम ले तो उनके परिवार का नाम ना लिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इस बात को तो आप मानते हैं ना आशुतोष जी? और अगर देश के बारे में बात किया जाए, हिंदुस्तान के बारे में, तो राहुल गांधी जी के परिवार के बारे में बात होगा। तो जब ऐसा है तो उनको इस देश के बारे में ऐसी बात जाके बात करनी चाहिए, चाहे आपके कितने भी इख्तलाफात हो, कितने भी डिफरेंसेस हो, कितने भी आप कॉन्ट्ररी ओपिनियन रखते हो देश के बारे में। लेकिन जब देश के बाहर जाते हैं तो कम से कम देश के बारे में एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक सीनियर लीडर जिनका स्टेचर दुनिया को पता है कि क्या है, तो आपको जरूर कहना चाहिए, इसलिए कि आपको सीरियसली लिया जाएगा। दूसरी बात, आप देखिए ना, अगर आप ऐसे कोई स्टेटमेंट देंगे जिससे नर्वसनेस बढ़ेगी, तो आप फाइनेंशियल मार्केट ही ऐसा है जहां लोग ढूंढते हैं स्टेबिलिटी और एक जो है बहुत स्टेबल लीडरशिप, स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल लीडरशिप, स्ट्रांग लीडरशिप और पॉलिटिकल विल और साथ साथ स्थिर सरकार। अगर ये नहीं हो और इसमें कहीं से भी ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिससे स्थिरता की बात कहीं से लगता है कि कहीं उस पर सेंड लगाने की कोई कोशिश कर रहा है, उसका नुकसान होता है आज। लेकिन देखिए, मैं कह सकता हूं कि आज इस बात को राहुल गांधी जी का स्टेचर होने के बावजूद परिवार का, उन्होंने अपना स्टेचर ऐसा नहीं बनाया, वरना आज उनके हर स्टेटमेंट को दुनिया जो है जरूर सिंसियरिटी के साथ लेती है, आज नहीं लेती है। वरना कोई भी आदमी चाहे तो डिस्टेबलाइज कर सकता है। ये बात है कि उनकी कोशिश है लेकिन कर नहीं पाते हैं, और इसकी वजह बता रहे हैं कि पूरे 10 साल में राहुल गांधी जी की जब सरकार थी यूपीए में, आपको ये मालूम है आशुतोष जी, आप आंकड़े देखते हैं और आपने जिक्र भी किया इस बात का कि $250 ट्रिलियन जो है डॉलर ही सिर्फ आया था जो है 10 साल में जो एफडीआई, और आज आप देखिए हम उनसे डबल से भी ज्यादा एफडीआई कम 9 साल में लेकर आए हैं। और
उसके बावजूद भाई, देश 10 की सेकंड। पूरी दुनिया जो है कोशिश ये है कि हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा निवेश करे, स्पेशली ग्रोथ कैपिटल। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी आशुतोष, जल्दी से। देखिए जफर साहब जो बात कह रहे हैं, जफर साहब हमारे ख्याल से एक मैं- तस्वीर का मैं एक कुछ पहलू बोलना कह रहे हैं। चाह मैं रहा सिर्फ हूं। एक डेटा दूंगा, सिर्फ एक डेटा मैं दूंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि जफर साहब उस पर रिएक्ट करें। 2016-17 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 51 मिलियन जॉब्स थी। 2023 में यह घटके हो गई 35 मिलियन। 15 मिलियन जॉब्स कम हुई है हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और जो मैन्युफैक्चरिंग बताता हूं सेक्टर उसको का जो एक मैं मिनट बताता जफर साहब प्लीज, आई डिडंट डिस्टर्ब यू। है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो अभी डेटा आया है, वो डेटा ये कहता है कि 1.3% की ग्रोथ हुई है। इसका मतलब क्या, पहले 11% से गिर के 1.3%। तो सवाल ये कि आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ। इसके अलावा एक और डेटा मैं देना चाहता हूं, मेरे पास डेटा है, ये मैं हिंदुस्तान टाइम्स को कोट कर रहा हूं, जहां हिंदुस्तान टाइम्स इस बात को लिखता है कि कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो गिर के 2.83% हुआ। इसका मतलब सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी में बोलिए जफर भाई, बोलिए। नहीं, और डिमांड नहीं है। नहीं, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लीजिए। डिमांड नहीं है। आप अरे देखिए 8 कोर इंडस्ट्रीज 3.5% पे आके रुक गई है 9.5% से। इसका मतलब यह है कि जो मोदी सरकार ने पिछले दिनों इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई है, उसके फंडामेंटल से प्रॉब्लम्स आई है। इसलिए आपकी डिमांड नहीं बढ़ रही है, आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ नहीं रहा है, और कोर इंडस्ट्री जो भारत की इकोनॉमी को पिलर्स देता है। ओके, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं, बोलिए जफर भाई, बोलिए। देखिए एक कोई आंकड़ा मानक बीच भाई, उठा के मुझे 10 सेकंड किसी इकोनॉमी को बताने के लिए एक आंकड़े सही नहीं है। मैं इस बात को इसलिए मैंने कहा था फ्रेजाइल और जो मजबूत इकोनॉमी। और दूसरी बात जो इन्होंने उठाई है, आपको बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले, अभी उसके बाद भी आप इकोनॉमिक क्राइसिस जब 2008 की हुई, उसके बाद से आप देखिए मनी सप्लाई जो है M3 के बारे में देखिए, तो आप जिस तरह से मनी सप्लाई मार्केट में जिस तरह से हुआ है, आपको इसके बारे में जिक्र भी किया था कि एक डेट कर्ज की रिपोर्ट है, जैसे आज मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, उस वक्त डेट कर्ज की रिपोर्ट है कि क्रेडिट स्विस की, उस रिपोर्ट को पढ़नी चाहिए। उस रिपोर्ट में लिखा है कि किस तरह से पैसा, मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाता, लोग नहीं समझेंगे, एबिटा बेटा नहीं बोलता, लेकिन इतना बताता हूँ 66% ऐसी कंपनियों को लोन दिया गया था जिनके पास जो पैसा कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकती, मतलब डे वन में वो लॉस में थे। वही जाके एनपीए बढ़ा, जब एनपीए बढ़ा तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने, जाहिर है उनके पास एनपीए हुआ तो पैसा, और हमने लगाम लगा दी कि क्रेडिट इवैल्यूएशन होगा, रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, और रिकवरी मानक बोर्ड में भाई। हमने किया। इसलिए उससे बहुत सारे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थे मानक वो भाई। नहीं हुए, और उस वक्त थोड़ा सा हमने रिकवरी इसलिए- बैंकों की हालत मजबूत बनाने के लिए, मानक आज जी, बैंकों मानक की जी। हालत पर, एक मिनट, आज बैंकों की हालत मजबूत है, मैं बैंक को बोलूं? बैंक लोन दे रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसलिए- भी शुरू हो रहा है, और ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर यही दोनों प्रॉब्लम जॉब जो है है। इसलिए मेहुल भाई भाग गए, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में दोनों ओके, जय चीजें। माल्या मेरे पास भाग टाइम गए। बिल्कुल खत्म हो गया। वारिस पठान बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। वारिस पठान, छोटा सा कमेंट दे सकता हूं आपको। देखिए मानक भाई, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, चाहे देश में हो या विदेश में, वो एक ही चीज बताना चाहते हैं सबको कि 2014 के पहले भारत देश एक पूरा जंगल था, ना ट्रेन था, ना रेलवे था, ना हॉस्पिटल थे, ना रोजगारी थी, और एकदम पेट्रोल डीजल तो 10-10 रुपए के भाव से बिक रहा था, कुछ था नहीं। बस हम आए 19 के अंदर, जब से बस सबको रोजगार भी मिल गया, तभी से सब कुछ होगा। अरे भाई 2014 के बाद में चाइना घुस गया अंदर, 56 इंच खामोश बैठ गया है। 2000 के बाद ये भी हो गया है, मणिपुर के अंदर आग लग गई है। टाइम 100 से खत्म। ज्यादा वाजपेयी जी लोगों आपका की जवाब जाने दे रहे हैं, इसी के साथ टाइम खत्म हो रहा है। वाजपेयी जी जल्दी से। नहीं, ऐसा है वारिस पठान, ये कल आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था ना, राजस्थान वाला। 24 लाख करोड़ सड़कों में लग गए, 22,000 करोड़ उसमें लग गए, 2.5 लाख रुपए गरीबों के शौचालय में लग गए, उसके बाद 3 लाख करोड़ उसमें पानी के लिए लग गए। कितनी अरबों रुपए लगा दिए 9 साल में, और विपक्ष 9 साल में सिर्फ 9 सवाल पूछ पाया। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद।